अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था यार। ये एक मिनट, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 में हमने एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग के हवाले से डिस्कशन की थी। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट साइकिल के बेस पे आपका पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। तो अभी हम चेक वाले सेक्शन से गुजर रहे हैं। चेक में हमारे पास मॉनिटरिंग दो तरह की होती है, एक एक्टिव मॉनिटरिंग और दूसरा रिएक्टिव मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग किसको कहते हैं कि जब आप प्लानिंग करके काम शुरू कर देते हो तो साइड में आपने पैरेलल पे उस पे चेक एंड बैलेंस भी रखना होता है कि क्या प्लानिंग के मुताबिक काम चल रहा है या नहीं। तो एक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं जब हादसा नहीं हुआ होता और आप अपने कंट्रोल मेजर्स चेक करते हो कि क्या वो स्टैंडर्ड के मुताबिक चल रहा है, तो उसको एक्टिव मॉनिटरिंग कहा जाता है। और जब हादसा हो जाए और उसके बाद आप हादसे के रीजंस फाइंड आउट करते हो कि किस वजह से हादसा हुआ है, तो उसको रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहा जाता है, जिसमें आप एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हो। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी हमने डिस्कशन की थी लास्ट क्लास में। और फिर अगर आपने इंटरव्यू लेना है उससे, विटनेस से, तो उसका क्या टेक्निक आप यूज करोगे, उस हवाले से हमने डिस्कशन की थी। अच्छा, अब हम उसी की कंटिन्यूएशन में एक्सीडेंट को हवाले से बात करेंगे। तो रिपोर्टिंग किसको कहते हैं? रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग पीपल, लोगों को इन्फॉर्म करना कि हादसा हो चुका है, तो उसको रिपोर्टिंग कहा जाता है। और जब हम उसको रिटन फॉर्म में लेके आते हैं तो उसको कहा जाता है एक्सीडेंट रिकॉर्डिंग। ठीक है। रिपोर्टिंग फिर दो तरह की हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिपोर्टिंग कहते हैं, इंटरनल रिपोर्टिंग उसको कहा जाता है। और जब बाहर आप लोगों को बताते हो, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हो, तो उसको एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कहा जाता है। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग। रिकॉर्ड या रिपोर्ट बनाते हो तो उसको क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये ग्रुप एक्सरसाइज है कि आप क्या समझते हो कि किस वजह से लोग हादसे की या नियर मिसिस की रिपोर्ट नहीं करते? आप लोगों ने नोट किया होगा अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में हादसा हो जाता है या कोई नियर मिसिस हो जाते हैं, उसको लोग रिपोर्ट नहीं करते। तो किस वजह से, आप क्या समझते हो किस वजह से नहीं रिपोर्ट करते? जी सर, वो करते हैं ब्लेम की वजह से सर, नेम एंड ब्लेम। फाइन हो सकता है, उसके बाद जॉब छूट सकती है, जॉब भी चली जा सकती है सर, डर की वजह से। सर, नेम एंड ब्लेम, कंपनी की इंटीग्रिटी के ऊपर बात ना आ जाए। सर, नेगेटिव सेफ्टी की वजह से कई मैनेजमेंट से भी डरते क्योंकि सेफ्टी कल्चर नहीं था, इस वजह से नहीं, इस वजह से भी नहीं ब्लेम, इसलिए भी नहीं करते हो क्योंकि वहाँ पे कल्चर ही नहीं है कंपनी में कि वहाँ पे वो रिपोर्ट करें, वो इंसिडेंट रिपोर्ट करें। कंपनी की पॉलिसी क्लियर नहीं होती। अच्छा, सर, तो इसमें क्वेश्चन ये होता है, हाँ हाँ, इंश्योरेंस की वजह से भी नहीं होती क्योंकि उसके बाद उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। अच्छा, बैरियर्स टू रिपोर्टिंग, ठीक है, कि किस वजह से लोग हादसे को रिपोर्ट नहीं करते। बैरियर कहते हैं रुकावट को। तो रिपोर्टिंग की राह में क्या क्या चीजें रुकावट बनती है? एक तो अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। शायद इस वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की उसके ऊपर कोई क्लियर पॉलिसी मौजूद नहीं है, या रिपोर्टिंग का कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है, या रिपोर्टिंग का सिस्टम मौजूद है लेकिन उसके प्रोसीजर्स ओवर कॉम्प्लिकेटेड है।
यानी बहुत ज्यादा पेचीदा है, या उसमें एक्सटेंसिव पेपर वर्क है, बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई है, इस वजह से लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे। टेक्स टू मच टाइम, उसमें टाइम बहुत लगता है। या ब्लेम कल्चर है, इल्जाम तराशी का कल्चर, कि अगर आप रिपोर्ट करोगे तो उल्टा आप पे इल्जाम लगेगा। या एपाती, एपाती कहते हैं लेक ऑफ मैनेजमेंट इंटरेस्ट, कि मैनेजमेंट वाले दिलचस्पी नहीं लेते, आप उनको बता भी देते हो लेकिन वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेते, तो इसको एपाती कहा जाता है। तो इस वजह से शायद लोग रिपोर्ट नहीं करते हादसे की। या लेक ऑफ ट्रेनिंग ऑन द पॉलिसी एंड प्रोसीजर, के पॉलिसी भी है, प्रोसीजर्स भी है, नॉर्मली है, लेकिन उस पे लोगों को ट्रेन नहीं किया गया, लोगों को पता ही नहीं है कि पॉलिसी इस हवाले से, रिपोर्टिंग के हवाले से क्या प्रोसीजर है, इस वजह से लोग रिपोर्ट नहीं करते। क्लियर? यस सर। जी सर। अच्छा, हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग दो तरह की होती है, एक को इंटरनल रिपोर्टिंग कहा जाता है, दूसरे को एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। तो इंटरनल रिपोर्टिंग यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को रिपोर्ट करना। अब किसको रिपोर्ट किया जाएगा, तो वो डिपेंड करता है हादसे की सिवियरिटी पे, कि किस लेवल का हादसा हुआ है। अगर कोई हल्की फुल्की खराश किसी को आई है तो ठीक है, वर्कर का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उस तक बात चली जाएगी, लेकिन जो जो उसकी सिवियरिटी बढ़ती जाए, ये उसमें आवाज सही नहीं सेफ्टी वाले भी यानी किसी भी एचआर वाले भी। जी, आवाज सही नहीं आ रही सबको? सही है, अभी सही भी सर, अभी सही। क्लियर है जी? असल में मैं अभी थोड़ा सा आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि साथ में मेरा दूसरे रूम वाले हैं ना, वो कहते हैं आप बहुत तेज तेज बोलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, आवाज आ रही है। अच्छा, अच्छा मैं कह रहा था कि अगर हादसे की सिवियरिटी बढ़ेगी ना, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड इंजरी किसी को आती है, या लॉस्ट टाइम इंजरी हो जाए, एलटीआई हो जाए, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बात आगे तक जाएगी, या फेटलिटी हो जाए तो फिर सीनियर मैनेजर्स डायरेक्टर्स तक भी बात चली जाती है। तो हादसे किसको रिपोर्ट करना है इंटरनली, वो डिपेंड करते हैं हादसे की सिवियरिटी पे, और इस तरह एक्सटर्नली भी हादसे की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर बंदा हल्का फुल्का जख्मी हुआ तो सिर्फ उसके फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल बंदे की डेथ हो गई है तो फिर उसमें एक्सटर्नल अथॉरिटीज यानी पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनीज को भी इन्फॉर्म किया जाता है, और इसी तरह हादसा बढ़ा हो, जिस तरह डेंजरस अकरेंसेस, तो उसमें पब्लिक रिलेशन एडवाइजर्स यानी मीडिया वाले वगैरह इस तरह के लोगों को भी इन्फॉर्म किया जाता है या रिपोर्ट किया जाता है। क्लियर? क्लियर सर। यस सर। अच्छा, जब हादसे की रिपोर्ट बनेगी, ठीक है, एक्सीडेंट रिकॉर्ड बनेगा, तो उसमें मिनिमम क्या क्या चीजें आप लाजमी लिखोगे। तो जब हादसा हो जाता है और आप उसका रिटर्न एक रिपोर्ट बनाते हो, उसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द कैजुअलिटी, जो बंदा जख्मी हुआ है उसका नाम और उसका पता लिखा जाएगा, डेट एंड टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, किस डेट को और किस टाइम को हादसा हुआ है, इसी तरह हादसे की लोकेशन क्या थी, किस जगह इंजरीज उसको आई है, जख्मी कैसे हुआ है, और इसी तरह डिटेल्स ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दी गई है, इसी तरह डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट काजिंग इंजरी, पूरे हादसे का वाकया जिसकी वजह से हादसा हुआ है, वो पूरा वाकया या इवेंट लिखना। इसी तरह डिटेल्स ऑफ एनी इक्विपमेंट और सब्सटेंसेस, कोई भी औजार, इक्विपमेंट या कोई भी सब्सटेंसेस जो हादसे में इन्वॉल्व थे, उनका डिटेल लिखा जाएगा। इसी तरह जो हादसे के चश्मदीद गवाह थे, विटनेसेस नेम्स एंड कांटेक्ट डिटेल, तो जो हादसे के चश्मदीद गवाह थे उनके नाम और कांटेक्ट डिटेल्स हम लाजमी नोट करते हैं। डिटेल्स ऑफ पर्सन कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड, और इसी तरह जो लेते और सिग्नेचर। यस सर। क्लियर सर, क्लियर। अच्छा, कुछ हादसे हम बाहर लाजमी रिपोर्ट करते हैं, कानूनी तौर पे हम पाबंद होते हैं, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल फैटलिटीज हो जाए,
यानी काम के दौरान किसी बंदे की मौत वाकया हो जाए या कोई मेजर इंजरीज लोगों को आए या कोई डेंजरस अकरेंसेस हो, यानी जिस तरह बिल्डिंग कोलैप्स हो गया या बहुत बड़ी आग लग गई या कोई बीमारी फैल गई या एलटीआई आपके बहुत ज्यादा आ गए, तो उस केस में आपको लाजमी उस हादसे को बाहर रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो फिर भी डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पे कि किस लेवल तक उसको रिपोर्ट करना है। क्लियर? सर ये लास्ट टाइम इंजरी थोड़ा समझा दिए किस चीज को क्लियर सर। एलटीआई लास्ट टाइम इंजरी कहते हैं ऐसा हादसा, ऐसी इंजरी वर्कर को आए कि वो 24 आवर्स में दोबारा अपनी ड्यूटी पे रिपोर्ट ना कर सके, तो उस हादसे को या उस जख्मी उसको हम इंसिडेंट को हम LTI कहते हैं, लॉस्ट टाइम इंजरी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो जख्मी हो गया, वो सुबह 8 बजे उसकी शिफ्ट स्टार्ट हुई थी, दिन को वो 9 बजे जख्मी हुआ है, फर्स्ट एड इंजरी आई या जख्मी हो गया, उसको पट्टी वट्टी लगा दी और दोबारा उसने अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर ली, तो उसको हम LTI नहीं कहेंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक बंदा अपनी ड्यूटी के आखिरी घंटों में जख्मी हो गया, लेकिन अगली शिफ्ट में उसने दोबारा रिपोर्ट कर लिया, तो भी उसको हम LTI नहीं कहेंगे। अगर एक बंदा जख्मी हो गया, फॉर एग्जांपल वो मैनुअल हैंडलिंग का काम कर रहा था, चीजें उठा रहा था, कोई चीज उसके ऊपर हाथ के ऊपर या किसी जगह पे गिर गई, तो अब दोबारा तो वो मैनुअल हैंडलिंग नहीं कर सकता, लेकिन हम उसको मॉडिफाइड ड्यूटी दे सकते हैं, मॉडिफाइड वर्क ड्यूटी उसको दे सकते हैं कि ठीक है आप मैनुअल हैंडलिंग नहीं कर सकते, सुपरविजन करें या ऑफिस में बैठ के कोई काम हो वो हम उसको दे सकते हैं, और उसने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ली, उसको भी हम LTI नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो बंदा इस लेवल का जख्मी हुआ है कि वो अगली शिफ्ट में भी दोबारा अपनी ड्यूटी पे ना आ सके, तो उसको हम फिर LTI काउंट करेंगे, और ये हमारे जो LTIFR होता है, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रेट, उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो इससे आपकी सेफ्टी परफॉर्मेंस भी शो होती है। अगर अल्लाह ना करे आपके पास LTI आते हैं, ज्यादा आते हैं, तो उससे आपकी वो जो फिगर है सेफ्टी स्टेटिस्टिक वो डिस्टर्ब हो जाती है काफी। क्लियर? सर मैन आवर जी जीरो हो सर जाती क्लियर है LTI के साथ। सेफ मैन आवर सेफ मैन आवर 0 हो जाती है LTI के साथ। जी जी। एक्सक्यूज ये अशमत आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है, समझ नहीं आई कि आप पूछना चाहते हो। हेलो, यार आपका आप टाइप करें अपना, आप अपना क्वेश्चन टाइप करें यार। सर अगर एक शख्स फ्राइडे की इवनिंग में वो इंजर्ड हुआ है और उसकी नेक्स्ट ड्यूटी जो मंडे को है, तो वो मंडे को तो वो ड्यूटी पे आ जाता है, लेकिन वो एक दिन हॉस्पिटल में भी रहा, तो इसको हम LTI कंसीडर करेंगे या नहीं? रिपीट करें जी, बोले। सर अगर एक पर्सन है जिसको फ्राइडे की इवनिंग में इंजरी हुई और वो हॉस्पिटलाइज हो गया, एक दिन वो हॉस्पिटल में रहा, लेकिन उसकी जो नेक्स्ट ड्यूटी थी वो मंडे को थी, तो वो मंडे को वो ड्यूटी पे वापस आ गया, तो इसको हम LTI कंसीडर करेंगे या सिर्फ के मेडिकल केस हो? अच्छा देखें, अगर उसके अगले दिन छुट्टी हुई है ना, ठीक है, और उसकी वजह से वो नहीं आ रहा, तो ठीक है, वो LTI तो नहीं है। ओके अच्छा जनाब, अदनान मुमताज, ये चैट से गुरेज करे यार, क्लास के दौरान चैट करोगे बाकी के उस पे भी पॉपअप करेगा, तो कोशिश करें चैट ना करें क्लास के दौरान, ठीक है। अगर
अगर किसी का इंटरनेट कनेक्शन वीक और उसका कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो चैट में पूछ सकता है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ हम स्विच कर रहे हैं, ऑडिटिंग। इस टॉपिक से भी 1 या 2 दफा क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस पेपर्स में, ओपन बुक एग्जाम में, ठीक है। ऑडिट, ऑडिट किसको कहते हैं? ऑडिट इज द सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट की बात कर रहे हैं। ऑडिट एक ब्रॉडर टर्म है और इसमें किसी कोई भी जब आप एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन करते हो, यानी हर चीज को इवैल्यूएट करते हो, तो उसको ऑडिट कहा जाता है। अब हो सकता है वो ऑडिट फाइनेंस के हवाले से हो सकता है वो ऑडिट जो है किसी कोई फोकल ऑडिट हो किसी एक चीज का, जिस तरह हम कहते हैं हम फायर हाइड्रेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं, हम अपना एक तरह से ऑडिट के हिसाब लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस ऑडिट की बात हो रही है ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की ऑडिट की बात हो रही है। तो ऑडिट क्या है? सिस्टमेटिक, यानी एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ एक स्टैंडर्ड के बेस पे, ऑब्जेक्टिव, इसमें एक मकसद होता है, यानी एक ऑब्जेक्टिव होता है ताकि हम अपने आप को इवैल्यूएट करके परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके, कर सके। और जब अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट तो उसको ऑडिट कहा जाता है। आवाज करते हैं। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुको। मुझे देने जब आप अपने कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम का तनकीदी जायजा लेते हो प्रॉपर ऑर्डर के साथ और एक प्रॉपर मकसद के साथ, तो उसको ऑडिट कहा जाता है। अपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का तनकीदी जायजा लेना, इस अमल को ऑडिट कहा जाएगा। ठीक है, अब हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, किसी को याद है? चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, किसको याद है? जी सर उसमें सेफ वर्क प्रोसीजर्स। सर पीडीसीएस सर उसमें प्लान्स की बोले सर सेफ इक्विपमेंट सर। सर पीडीसीएस साइकिल सर एक प्लान स्पेसिफिक प्लान बनाया जाता है किस तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसका सर ईच स्टेप के साथ सर फिर डिवाइड किया जाता है कि कौन कौन से स्टेप के साथ कौन कौन सा हैजर्ड है और फिर उनके लिए सर एक इवैल्यूएशन की जाती है, फिर उसके लिए एक मेथड प्रोड्यूस किया जाता है। वही वाला सर प्लान डू यार आप लोगों का तकरीबन 2 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बनते, 2 हफ्ते बाद आप लोगों का पेपर है और आप लोग की ये हालत है, क्या वजह है? आप लोग पढ़ते नहीं हो? नहीं समझा रहा सर प्लान डू एंड एक्ट वही सिस्टम। नहीं, वो तो मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। वो तो कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम पीडीसीएस साइकिल के ऊपर बेस्ड होता है। तो आप लोग थोड़ा सा चीजें पढ़ा करो यार, अभी आप लोग के एग्जाम में तो 2 हफ्ते रह गए। अच्छा, हमने मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। पॉलिसी ऑर्गेनाइजिंग उसके मेन एलिमेंट्स थे, पॉलिसी ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, उस बात कर रहा हूँ। तो जब आप उस पूरे अपने मैनेजमेंट सिस्टम का तनकीदी जायजा लेते हो तो उसको ऑडिट कहा जाता है। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि ऑडिट और इंस्पेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो भी इवैल्यूएशन है, ये भी इवैल्यूएशन है, तो दोनों में फिर फर्क क्या हो गया? ये आप लोगों का प्रीवियस पेपर में एक क्वेश्चन भी आया था, जनरल इस तरह आया था कि ऑडिट और इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस
है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में हम जनरली वर्क प्लेस को चेक करते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, इंस्पेक्शन जल्दी हो जाते हैं, उस पे खर्चा कोई नहीं आता। इंस्पेक्शन के लिए सिर्फ बेसिक कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड होता है, लेकिन यानी कि कोई भी बंदा जो उस फील्ड का थोड़ा सा माहिर हो वो इंस्पेक्शन कर सकता है, इंस्पेक्टर्स। और ये ऑडिट का हिस्सा होता है इंस्पेक्शन। इसमें ज्यादातर फिजिकल रियलिटीज या फिजिकल चीजों को देखा जाता है। और इस ऑडिट में क्या है, इसमें ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया जाता है, प्रोसीजर्स को एग्जामिन किया जाता है, वर्कर से इंटरव्यू लिए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई किया जाता है कि क्या जिस स्टैंडर्ड के बेस पे हम ऑडिट कर रहे हैं तो वो किस हद तक इम्प्लीमेंटेड है। इसी तरह वर्क प्लेस को चेक करना लॉन्ग प्रोसेस होता है और महंगा भी पड़ता है, और इसके लिए हाई लेवल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड होता है ऑडिट के लिए। क्लियर? यस सर। सर इससे पहले जो क्वेश्चन आपने बताया सर वो दोबारा थोड़ा बताएं सर। कौन सा क्वेश्चन? जो इससे पहले आपने बताया जो मैनेजमेंट सिस्टम में पॉलिसी हो गया, आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उसमें आपकी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन के मतलब किसका क्या काम होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कि हर काम की प्लानिंग करना फिर उसके मुताबिक काम करना, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्या कौन सा सेक्शन होता है, इवोल्यूशन भी करे, ठीक है, और एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, जब इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स नजर आएंगे तो उसके लिए एक्शंस लेना। तो आपका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम इसके ऊपर बेस्ड होता है, बनता है। साइड में ऑडिट होता है, उनका तनकीदी जायजा लेते हैं तो उसको ऑडिट कहा जाता है। क्लियर? क्लियर सर। ये नीचे जो दो सर, look at the physical reality of the workplace, look at the management, इसमें डिफरेंस क्या है सर? ये ऑडिट की एंड वाली लाइन। अच्छा, इंस्पेक्शन में हम फिजिकली चीजें देखते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल क्रेन है, उसका इंस्पेक्शन करने आप जाते हो तो उसमें आप देखते हो कि अच्छा इसका जो हुक है उसमें क्या सेफ्टी लेच लगा हुआ है या नहीं। तो ये फिजिकल चीज है, क्या उसके स्लिंग्स तो डैमेज नहीं है, क्या उसे कोई ऑयल लीकेज तो नहीं हो रही, स्पिलेज तो नहीं हो रही, क्या उसके आउटरिगर फुली ओपन है या नहीं। तो वो उसमें फिजिकल चीज है, आप इंस्पेक्शंस में देखते हो। जबकि ऑडिट में ज्यादातर आप डॉक्यूमेंट्स चेक करते हो, उसमें आप इंस्पेक्शन भी करते हो, ठीक है, लेकिन इसमें आप पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हो। अब इसके मैं एग्जांपल दूंगा ना तो आप ऑडिट वाली जो एंड वाली लाइन है ना, तो जी हाँ सर वही बता रहे हैं सर, एग्जांपल दे। अच्छा एक मिनट मैं अभी आपको एग्जांपल एक देता हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्लियरली नजर आ रहे हैं आप लोगों को? थोड़ा सा जूम कर ले। अच्छा ये थोड़ा सही है। अच्छा देखिए, ये एक इंटरनल ऑडिट है, ठीक है। हाँ, ऑडिट जिस तरह मैंने बताया कि पूरे मैनेजमेंट सिस्टम का तनकीदी जायजा लेना, इसको ऑडिट कहा जाता है। और आपने कोई स्टैंडर्ड रखा होता है कि ये स्टैंडर्ड है, इसके बेस के ऊपर मैं ये ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैनेजमेंट सिस्टम के जो ऑडिट्स होते हैं वो ज्यादातर आईएसओ के मैनेजमेंट सिस्टम को देख के उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। जिस तरह ये ऑडिट इन्होंने कंडक्ट किया है, ईएमएस, ये एग्जीक्यूटिव समरी में आप पढ़े कि ये ऑडिट जो है ये ईएमएस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम
14,001 ये आईएसओ का स्टैंडर्ड है, और इसी तरह ओसेस 18,001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम है। ये इन दोनों स्टैंडर्ड्स के बेस पे इन्होंने ऑडिट कंडक्ट किया है। फिर इन ऑडिट के दौरान इनको जो जो नॉन कन्फर्मिटीज नजर आई 8 मेन इनको ऐसी चीजें नजर आई कि उसमें स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जा रहा था, तो वो इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। अच्छा अब देखें, इसमें दो चीजें हैं, एक तो सी है, एक एनसी है। इसको क्लास से लगता है रिमूव करो। ये माइक अपने ऑफ रखे यार, बच्चे तो नहीं है। अच्छा देखे, एक सी है, सी कहते हैं कन्फर्मिटी को, यानी यहाँ पे ये चीज फॉलो हो रही है, और एनसी कहते हैं नॉन कन्फर्मिटी को, कि यहाँ पे ये चीज नहीं फॉलो हो रही या रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहे, या इसको जब भी ऑडिट किया जाता है तो फिर बताया जाता है कि यार इतने हमारे एनसीज है, इतने हमारे नॉन कन्फर्मिटीज नजर आ रहे। तो जिस तरह मैंने बताया कि पूरे मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट होना है, तो इसमें सबसे टॉप पे क्या चीज है? मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे टॉप पे क्या आता है जी? पॉलिसी। ठीक है, तो अब इन्होंने खुद ही सेल्फ क्वेश्चंस रेज किए हैं कि पहला, चूंकि मैनेजमेंट सिस्टम में पॉलिसी है, तो पॉलिसी के लिए ये जो स्टैंडर्ड है वो चाहते हैं कि पॉलिसी आपकी कंपनी की अप्रूव्ड हो। अप्रूव्ड किससे हो जी? सर आईएसओ से डायरेक्टर सर। पॉलिसी पे कौन साइन करता है? हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी पे सर एमडी अपर मैनेजमेंट सर, अपर मैनेजमेंट ठीक है। एमडी तो और सीईओ। आपकी पॉलिसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, अप टू डेटेड होनी चाहिए। अप टू डेटेड मतलब ये है कि वो आउटडेटेड ना हो, ऐसा ना हो कि वो डायरेक्टर चला गया हो और आपकी कोई पुरानी पॉलिसी हो। डिस्प्लेड होनी चाहिए, यानी कि कुछ लोकेशंस पे आपने डिस्प्ले की हो, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पॉलिसी हो। तो ये इनका एनसी आ गया, नॉन कन्फर्मिटी। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि डिटेल्स ऑफ फाइंडिंग में कह रहा है कि अपडेटेड पॉलिसी वाज नॉट डिस्प्लेड एट द साइट। इन्होंने अपडेटेड पॉलिसी सिरे से अब साइट पे डिस्प्ले ही नहीं की गई थी। और रेफर टू ओसेस 18,001 क्लास 4.2। ओसेस 18,001 4.2 क्लास के मुताबिक आपकी अपडेटेड पॉलिसी डिस्प्ले होनी चाहिए, जो कि इन्होंने डिस्प्ले नहीं की थी, तो ये नॉन कन्फर्मिटी आ गई। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन जो इनका आ गया कि पॉलिसी सब तक कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, तो वो भी इनका एनसी आ गया। क्यों? क्योंकि इनके पास जो पॉलिसी डिस्प्ले ही नहीं की गई थी, तो वो कम्युनिकेटेड भी नहीं हुई, तो ये भी इनकी नॉन कन्फर्मिटी आ गई। क्लियर समझ आ रही है या नहीं? यस सर आ रही है यस सर। ठीक है, इस तरह बाकी फिर इसी स्टैंडर्ड के बेस पे जो जो चीजें इनकी रिक्वायरमेंट्स ही मीट कर रहे थे, उसको सीसी कर रहे थे। जहां पे रिक्वायरमेंट्स ये लोग नॉट मीट कर रहे थे, तो उसको इन्होंने एनसी कर दिया है। अच्छा, जिस तरह ये एक रिक्वायरमेंट है कि हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे थे, तो और उसके मिनट्स भी बनने चाहिए, तो ये भी इनका एनसी आ गया, नॉन कन्फर्मिटी आ गई। सर ये ठीक हो गया सब? कलर वाले नॉट अप्लाई यार आपका नेट कनेक्शन वीक है। सर वो के सर नेट का मतलब पूरे अच्छा, पाकिस्तान में जिनका इंटरनेट कनेक्शन वीक होता है, ठीक है, वो कोशिश करे कि अपना क्वेश्चन चैट में पूछे। वो कहना चाहते हैं कि ग्रे कलर वाला जो है उसका सर वो नॉट एप्लीकेबल है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो स्टैंडर्ड्स में चाहिए होते हैं, लेकिन वो सिरे से है ही नहीं वो चीज। ठीक है, अब जिस तरह डस्ट इमिशन है, तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी फैक्ट्री का करते हो, तो ठीक है, वहां पे तो डस्ट इमिशन का मसला हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिस वगैरह है, वहां पे डस्ट का आप क्या करोगे? डस्ट इमिशन या डस्ट मॉनिटरिंग प्लान
वहां पे वो हैजर्ड मौजूद ही नहीं है, तो इस वजह से उसको नॉट एप्लीकेबल कर दी। सर इसमें ऐसे भी हो सकता है ना कि एक ऑफिस है और उसके अंदर टूल्स वगैरह की जरूरत नहीं है, टूल्स जो है वो साइट वगैरह पर आपको जरूरत पड़ती है जहाँ पर आपका वर्क लोकेशन होती है, तो टूल्स अवेलेबल नहीं है और ऑफिस का ऑडिट हो रहा है, तो ऑफिस के ऑडिट में वो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। हाँ, जो चीजें उससे रेलेवेंट ही नहीं है ना, वो रिक्वायरमेंट्स में तो है कि उसका ये चीज होनी चाहिए, इस वजह से इन्होंने ऑडिट में मेंशन किए, लेकिन चूंकि यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है तो इस वजह से उसको NA कर दिए। ठीक है, ये वैसे जस्ट आप लोग ऑडिट, तो अभी ऑडिट की क्लास नहीं चल रही, लेकिन जस्ट समझा रहा हूँ कि ऑडिट इस तरह होता है, ताकि आपको पता हो, कल को आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो। ये मैं आप लोगों के स्टडी के लिए आप लोग ये डॉक्यूमेंट पहले शेयर करते हैं ग्रुप में शेयर कर दिया, ठीक है, लेकिन ये उस कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है, तो कोशिश कर इसको वायरल ना करें। ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है, तो इसको वायरल नहीं करे, ठीक है, अपने सिर्फ स्टडी के लिए अपने पास रखे। ठीक है सर। अच्छा, लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर ले, ताकि टाइम लिमिट तीसरा लिस्ट आपने शेयर नहीं किया सर, जो आप बता रहे थे कि हमें ये हो गए आपके 166 तक स्टूडेंट है, ठीक है, ये एक लिस्ट आपकी हो गई, और दूसरी है वो तकरीबन 200 लड़कों की है। इसमें अभी वो क्या नाम है, हयात रहमान। जी सर। ये आपका देखिए, आपके सारी डिटेल आ गए इसमें। सर मेरा एक दोस्त है, उसको नबोश की तरफ से जीमेल आ गया कि आपका पेपर 2 फरवरी को है, तो उसने किसी और जगह से एडमिशन भेजा है। सर मेरा नाम भी किसी दोनों लिस्ट में नहीं। सर मेरा भी नाम नहीं है सर, इसमें सलमान नवाज। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अदनान मुमताज। नाम बोले। सलमान नवाज। सर हमें तो आपकी अकेडमी से अभी तक कोई भी ईमेल नहीं हुई। मेरे भाई आ जाएगी। सर मोहम्मद इरफान जफर ऐड हुए सारे यार इसमें। सर मुराद चेक कर सकते हो, थोड़ा पता नहीं चलता, मेरा भी नहीं था मेरे ख्याल में जो लिस्ट आपने भेजी थी। क्या मुराद खुद अपना नाम चेक करो। मुराद अहमद। जी जी मुराद अहमद नाम है। जी जी हाँ ठीक है, आपका है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। सर वकार मोहम्मद इरफान प्लीज। यार ये क्या काम शुरू हो गया? आप लोग खुद चेक क्या करो भाईजान प्लीज। सर मेरी ये सारे लड़के। जी मेरी सेकंड क्लास है सर, इसलिए पूछ रहा था कि मैं ऐड हो गया। सर क्लास के आखिर में चेक कर। आपका क्या नाम है? सारे लड़के। वकार अंकल बोला था। वकार अहमद। यार वो बंद हो गए। वकार अफजल सर। वो हो चुका है वकार अफजल। अच्छा सर आप शीट सर काइंडली ये शेयर कर दें, हम चेक कर लेंगे। ये मैंने ग्रुप में शेयर की थी ना यार। सर मैं अच्छा। अभी आज दूसरा दिन ऐड हुआ हूँ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान जफर। आपका फिर दूसरे लिस्ट में नाम होगा। वो काइंडली चेक कर दें। कर देते हैं यार। अच्छा, अभी क्लास के बाद मुझे याद दिलाना। सर ऐसा करेंगे, लिस्ट एक बार फिर ग्रुप में शेयर कर लेंगे, लड़के अपने अपने नाम दोबारा देख के सेटिस्फाई हो जाएंगे, एक बार फिर कर लेंगे ना, क्योंकि क्लास के बाद आप मिलते नहीं हैं सर। हाँ ये चीज है सर, फिर आपको डिस्टर्ब करेंगे, एक बार दोबारा शेयर कर लें, बाद में कर लें, नो प्रॉब्लम, इनको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। अच्छा
ऑडिट से पहले क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो ऑडिट का टाइम स्केल डिसाइड करना होता है कि 3 दिनों की ऑडिट है, 2 दिनों की ऑडिट है। स्कोप ऑफ ऑडिट यानी ऑडिट में आप क्या क्या चीजें देखोगे, हेल्थ देखोगे, सेफ्टी का ऑडिट है, एनवायरनमेंट भी इंक्लूडेड है। फिर एरिया एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या कौन कौन से एरियाज तक आप ऑडिट करोगे। ऑडिट के दौरान आपको किन लोगों को की किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो ये प्रिपरेशन पहले से की जाती है ऑडिट से पहले ही। ऑडिट के दौरान हम इन 3 तरीकों से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। पेपर वर्क इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन कर सकते हैं, इंटरव्यूज ले सकते हैं मैनेजर से, वर्कर से, और खुद पर्सनली भी वर्क प्लेस का विजिट करके मशीनों का उनको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और वर्कर बिहेवियर्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन 3 तरीकों से हम मालूमात इकट्ठा कर सकते हैं ऑडिट के दौरान। पेपर वर्क कागजी कार्रवाई से, कागजात से करने से। क्लियर? सर ये ऑडिट जी ये ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर्स करते हैं। वो डिपेंड करता है कि इंटरनल ऑडिट हो रहा है एक्सटर्नल। इंटरनल ऑडिट में आपके अपने बंदे ऑडिट करते हैं, एक्सटर्नल में बाहर से लोग आते हैं ऑडिट करने। ठीक है। अच्छा, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो ऑडिट के दौरान एग्जामिन किए जा सकते हैं या काम आते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कंपनी की, फिर रिस्क असेसमेंट्स, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के डॉक्यूमेंट्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, हेल्थ एंड सेफ्टी के अगर कोई कमेटी मीटिंग्स उनके मिनट्स, और इंस्पेक्शंस यानी एक्टिव मॉनिटरिंग की, इमरजेंसी अरेंजमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जो इंश्योरेंस कंपनीज वाले देते हैं, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑडिट के दौरान आप चेक कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो। या अगर बाहर से कोई अथॉरिटीज ने विजिट किया है या वर्कर की कंप्लेंट का रिकॉर्ड, तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑडिट के दौरान चेक किए जा सकते हैं। क्लियर? सर जी जी। HIRA का क्या मतलब है सर? ये उसमें जो आपने बताया था पहले सर, कौन सा HIRA सर? हीरा इधर से नहीं आया कोई हीरा। नहीं, आपने जो हमें शेयर किया है ना सर अभी, तो हीरा कहते हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। ओके ठीक है। अच्छा, देखिए कि ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो ऑडिट के दौरान काम आ सकते हैं या चेक किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम हमारे पास ISO वालों का एक ऑडिट आया, तो ऑडिटर ने कहा कि आप अपने लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हमें दिखाएं कि कौन से आप रूटीन में या नॉन रूटीन में एक्टिविटीज करते हो। तो जब लिस्ट उसको दिखाई तो फिर उसने बोला क्या चाहिए स्पेसिफिक एक्टिविटी अगर है तो इसके लिए आप रिस्क असेसमेंट बनाते हो। फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ है कि ट्रेंचेस के अंदर केबल की इंस्पेक्शन, तो हमने कहा बिल्कुल करते हैं, इसके लिए रिस्क असेसमेंट बनाते हैं। तो वो जब दिखाया रिस्क असेसमेंट का डॉक्यूमेंट निकाल के, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इसके साथ तो परमिट भी लगेगा कन्फाइंड स्पेस का। हमने कहा बिल्कुल लगता है। तो कहता है कि वो निकालो इस एक्टिविटी का, वो निकाल के दिया। फिर उसने कहा कि इसमें जो बंदों के नाम आपने लिखे हुए, तो आप कैसे मेक श्योर करते हो कि ये बंदे आपके ट्रेंड है। तो हमने कहा कि हम इनको ट्रेनिंग्स देते हैं। तो उन्होंने कहा कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग रिकॉर्ड चेक कराओ। वो हमने चेक कराए और उनमें वो बंदे उनको चेक कराए, वेरीफाई करवाए कि जो ये बंदे कन्फाइंड स्पेसेस में जा रहे ये ट्रेंड है। तो ऑडिट में ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन होती है और उन्हीं चीजों से बात से फिर बात निकलती है। क्लियर? क्लियर सर एक चीज कंफर्म करनी। जी जी सर फायर वॉच और इसके अलावा कन्फाइंड स्पेस, सर ये बेसिकली क्या चीज है? मतलब ये कैसे यूज होते हैं या क्या है, इसका डिफाइन कैसे करेंगे? ये IG2 के कोर्स में आएंगे, सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। फायर वॉच का भी?
फायर वॉच का भी आ जाएगा, फायर के हैजर्ड में आ जाएगा, फायर के कंट्रोल में। ठीक है, इन डिटेल्स ये बताइए जरा। क्या? मेंटेनेंस रिकॉर्ड एंड डिटेल्स ये वाला। अच्छा, ये मशीनों के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स होते हैं ना, कि कब ये मशीन खराब हुई है और उसको ठीक किया गया, यानी मशीनें क्या जो यहाँ पे आपके पास लगी हुई है वो मेंटेन्ड है, यानी वो ठीक हालत में है या नहीं, और उनके रिकॉर्ड्स चेक करें। ओके सर, थैंक यू। मशीन को जब ठीक किया जाता है ना तो उसमें भी फिर उसको रिकॉर्ड बनाया जाता है। ऑडिट देखिए ये मैनेजमेंट सिस्टम का होता है और उसमें सबसे जो मेन बैकबोन है वो डॉक्यूमेंटेशन है, कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी स्ट्रांग हो कि हर चीज का रिटर्न रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हो। जब आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होगा आप ऑडिट में फंसोगे। यानी अगर वर्बली में उसको कहता कि यार हम तो ट्रेनिंग देते हैं, वो कहेंगे हमें हम आपके पास क्या सबूत है आप ट्रेनिंग देते हो, हमें कोई दिखाओ, शो करो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है मैनेजमेंट सिस्टम को चलाने के लिए। क्लियर? यस सर। है सर, ये Clear, ऑडिट sir. जो है सर का क्या लेना देना है सर, इसमें कुछ रोशनी डाल। अच्छा, ऑडिट जो होता है ना, एक मैंने आपको बताया इंटरनल ऑडिट होता है जो आपके अपने बंदे करते हैं, और एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। यहाँ पे जो स्पेसिफिक ऑडिट की बात हो रही है वो हेल्थ एंड सेफ्टी की ऑडिट है, सेफ्टी की ऑडिट। ठीक है, ये फाइनेंस की ऑडिट नहीं है, ये किसी और चीज की ऑडिट नहीं है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की ऑडिट है। तो इसमें फिर अक्सर कंपनीज प्रेफर करते हैं उन बंदों को कि वो उनके हेल्थ एंड सेफ्टी के भी इंचार्ज हो और वो इंटरनली उनका ऑडिट भी कंडक्ट करे। तो जिसके पास ऑडिटिंग के स्किल्स होंगे वही बंदा उनका इंटरनल ऑडिट करता है। इंटरनल ऑडिट ये होता है कि जब फॉर एग्जांपल साल में एक दफा बाहर से ऑडिट आता है, आईएसओ की अगर आपकी कंपनी सर्टिफाइड है तो बाहर से ऑडिटर आएंगे आपका ऑडिट करने, तो उनसे पहले, उनके आने से पहले हम खुद अपना एक ऑडिट करते हैं जिसको हम कहते हैं कि हमारा इंटरनल ऑडिट है, और उसमें आप ऑडिटर हमारे अपनी कंपनी के बंदे होते हैं। तो वो ज्यादातर हेल्थ एंड सेफ्टी वाले होते हैं प्रोफेशनल, जो सेफ्टी के भी इंचार्ज और मैनेजरियल पोजीशन पे होते हैं, और साथ में ऑडिटिंग स्किल्स भी उनके होते हैं, तो वो ऑडिट भी कर लेते हैं। जब वो ऑडिट कर लेते हैं, बाहर से ऑडिटर आते हैं, तो उन्होंने पहले से जो लैप्सेस होते हैं वो कवर किए होते हैं। इंटरनल ऑडिट में जो लैप्सेस नजर आते हैं उनको कवर किया जाता है। तो फिर जब बाहर से ऑडिटर आते हैं तो उनको सारी चीजें परफेक्ट मिलती है। तो वो अगर आपका ऑडिट ओके कर देते हैं तो आपकी सर्टिफिकेशन कंटिन्यू रहती है। अदरवाइज अगर आपके कंटिन्यूस मेजर नॉन कन्फर्मिटीज आ रहे हैं तो वो आपकी सर्टिफिकेशन डिसकंटिन्यू कर सकती है और आपकी कंपनी डिसर्टिफाई हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हेल्थ एंड सेफ्टी इस वजह से इन्वॉल्व होती है क्योंकि जब हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट होगा उसमें लाजमी सेफ्टी वाले इन्वॉल्व होंगे। सर एक मिसाल क्लियर? थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बोले। सेफ्टी के इंटरनल ऑडिटर्स हैं, सेफ्टी के इंटरनल ऑडिटर्स हैं, इनके लिए आईएसओ सर्टिफाइड होना जरूरी है? देखिए वो भी दो तरह के होते हैं ना, एक को हम कहते हैं लीड ऑडिटर, एक को हम कहते हैं इंटरनल ऑडिटर। तो एटलीस्ट इंटरनल ऑडिटर के कोर्सेज तो बंदे को करने चाहिए, बाकी लीड ऑडिटर के कर ले तो वो कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा डिजायरेबल होता है कि एक बंदा आईएसओ सर्टिफाइड अगर होगा तो वो हमारे इंटरनल ऑडिट्स भी कंडक्ट करेगा, ऑडिटर्स को भी सेटिस्फाई करेगा। कंपनी तो ये चाहती है कि वो आप उनके लिए दोनों काम करें। आप उनके इंटरनल ऑडिट अगर आप सही तरह से कंडक्ट करोगे, आपके ऑडिटिंग के स्किल्स सही होंगे, तो बाहर से जब ऑडिटर आएंगे आप अच्छे तरीके से उनको सेटिस्फाई कर सकोगे। नहीं तो अगर ऐसे ही सब लोगों से ऑडिट करवाओगे तो वो जब बाहर के ऑडिटर आएंगे तो उसमें आपके बहुत सारी लैप्सेस आ सकती है। अच्छा, ऑडिट के एंड में जी सर मैं अपने कुलीग्स के इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा हूँ, सॉरी टू से मैं 1 मिनट ले रहा हूँ। तो मैं पिछले दिनों लास्ट वीक थर्सडे को मेरा एक इंटरव्यू था सेफ्टी मैनेजर पोस्ट के लिए,
अरामको ने मुझे ये कंडीशन रख दी है कि ISO 45001 आपको ड्यूरिंग योर प्रोबेशन पीरियड करना पड़ेगा। तो ये सर आपकी बात सही है कि ये अभी जरूरी भी है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल मैनेजरियल पोजीशन पे स्पेशली अगर आप मैनेजरियल पोजीशंस पे जाते हो तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि आपके पास ये स्किल्स भी होने चाहिए। अच्छा, ऑडिट के एंड पे एक क्लोज आउट मीटिंग कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, और ऑडिट का पूरा एक रिटन रिपोर्ट बनाया जाता है। फिर जो तमाम मैनेजमेंट वाले हैं जिन जिनको उन्होंने एक्शंस असाइन किए होते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन रिकमेंडेड एक्शंस को लाजमी कंप्लीट करें। ठीक है, ऑडिट जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए भी नेसेसरी होता है। जिस तरह मैंने बताया, कंपनी को ISO 45001 सर्टिफाई करना है तो उसके लिए ऑडिट लाजमी होगा। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर्स, तो फायदे क्या होता है बाहर के, जब आप ऑडिटर्स अपने ऑडिट के लिए बुलाते हो तो इनका फायदा ये होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंटरनल इन्फ्लुएंस, ये लोग अंदरूनी दबाव का शिकार नहीं होते। यानी इनको ये डर नहीं होता कि अगर मैं कोई इनकी गलती निकालूंगा तो मुझे नौकरी से निकाल लेंगे। बाहर का ऑडिटर है तो उसको ये डर नहीं है। इसी तरह उसके फ्रेश पेयर ऑफ आईज होते हैं। इन्हें हमारे अपने लोग बहुत सारी अपनी गलतियों के साथ इतने आदी हो जाते हैं कि उनको फिर वो गलती नजर नहीं आती, लेकिन बाहर से जब बंदा आता है तो उनके फ्रेश पेयर ऑफ आईज होते हैं और वो जल्दी उस चीज को पिक कर लेते हैं। इसी तरह मैं है वाइडर एक्सपीरियंस, जिनका ऑडिट का बहुत वसी तजुर्बा होता है। इसी तरह इनकी रिकमेंडेशन को वेटेज ज्यादा में देती है कंपनीज, क्योंकि बाहर से बंदे स्पेशली इसी काम के लिए बुलाए होते हैं, तो वो जो चीजें हाईलाइट करते हैं उसको एड्रेस जल्दी किया जाता है। लेकिन बाहर के एडिटर के डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, आपको महंगा पड़ जाएगा, टाइम उस पर ज्यादा लगेगा, वो आपके बिजनेस को इतना नहीं समझते, तो वो आपको कुछ इम्प्रैक्टिकल सजेशंस भी दे सकते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होते। और इसी तरह में इंटीमिडेट वर्कर्स उनसे कतराते हैं, डरते हैं। इस वजह से बहुत सारी चीजें उनसे छुपा सकते हैं और ऑडिटर को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, नामुकम्मल मालूमात उसको मिल सकता है। क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर हो गई। यस सर। सर एक क्वेश्चन है सर। प्रैक्टिकल सजेशन से मतलब क्या है, क्या मुराद? क्या चीज? सर इम्प्रैक्टिकल सजेशन से मुराद क्या है? बाहर के जब बंदे को आप बुलाते हो ना, वो आपको कुछ ऐसे सजेशन दे सकते हैं जो कि आपके बिजनेस के साथ सूट ही नहीं करते या पॉसिबल ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, बाहर का ऑडिटर आता है किसी छोटे लोकल फैक्ट्री में, उसको कहता है ये सारे चीजें आपकी थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो कहेगा मैं पूरा कमाता हूँ महीने में 2 लाख रुपए, तो मैं क्या इस पे 10 लाख खर्च करूंगा। तो इम्प्रैक्टिकल या कुछ सजेशन ऐसे दे सकते हैं जो कि उस बिजनेस में पॉसिबल ही नहीं होता। जी ये जो बंदे ने क्वेश्चन किया था हमको में सर उसका हम नहीं समझ सर। क्या नहीं समझे? ये सबक के मुताबिक सर उनको थोड़ा समझा। नहीं, वो कह रहे थे कि आरामको वाले ने मुझे बोला इंटरव्यू में कि हम आपको प्रोबेशन जो आपका पीरियड होता है ना 3 महीने का या 6 महीनों का, जो भी उनका होगा, तो उसमें आप अपनी ये सर्टिफिकेट लाजमी कंप्लीट करें। अगर नहीं करेंगे तो हम आपको परमानेंट नहीं रखेंगे। ISO सर्टिफिकेशन है 45001। वो किस तरह करेंगे सर? वो अलग सा कोर्स है, बोश से हटिए। ओके सर। अच्छा, इंटरनल ऑडिट्स, जब आपके अपने लोग ऑडिट करते हैं, जब आपके अपने लोग ऑडिट करते हैं तो वो आपको लेस एक्सपेंसिव पड़ता है, यानी इतना महंगा नहीं पड़ता। ऑडिटर्स को ऑलरेडी आपके बिजनेस का पता होता है, तो वो आपको रियलिस्टिक यानी जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं वो बताते हैं
improves ownership of the issues found। जब बंदा अपनी गलती खुद निकालता है तो उससे एक ओनरशिप बढ़ती है कि यार हाँ ये हमारी गलती है, इसको हमने ठीक करना है, और फिर इसको ठीक भी करते हैं। और इस तरह अपने ऑडिटर्स की कॉम्पिटेंस भी बिल्डअप हो जाती है, उनको ऑडिट करने का मौका मिलता है और उसका भी एक्सपीरियंस बन जाता है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं बाहर के ऑडिटर के? तो ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर जो होता है, इंटरनल ऑडिटर के चूंकि फ्रेश पेयर ऑफ आईज नहीं होते, तो बहुत सारे इश्यूज के साथ वो यूज्ड टू हुए होते हैं और वो उनको फिर इश्यूज नजर ही नहीं आते, तो इस तरह के उनसे मिस हो सकते हैं। और इसी तरह ऑडिटर्स का इंडस्ट्री का और लीगल स्टैंडर्ड्स का इतना नॉलेज नहीं होता, इतने ऑडिटिंग के स्ट्रॉन्ग स्किल्स इनके नहीं होते, और इसी तरह अंदरूनी दबाव का भी शिकार हो सकते हैं। यानी इनको अपनी नौकरी की डर की वजह से ये बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं बताएंगे, तो ये इनके नुकसान होते हैं। क्लियर? यस सर, क्लियर सर। क्लियर सर। अच्छा, हमें अपने पूरे परफॉर्मेंस को रिव्यू भी करना पड़ता है, ठीक है, कि क्या हमने जो टारगेट्स रखे होते हैं क्या हम उनको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसमें फिर 3 तरह के रिव्यूज आ सकते हैं। मंथली बेसिस पे डिपार्टमेंटल रिव्यू आता है, या आखिरी जो है जिसमें मैनेजर्स अपने टारगेट्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि उन टारगेट्स कितना कुछ अचीव कर लिए और कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स ढूंढ के, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के उनको अवेल कर सकते हैं। इसी तरह क्वार्टरली यानी साल में 4 दफा मैनेजमेंट टीम रिव्यू की मीटिंग भी होती है, जो कि जिसमें बहुत सारी चीजों पे नजरसानी की जाती है, और फुल रिव्यू जो कि एनुअली कंडक्ट की जाती है उसके लिए फीड का काम देता है। यानी मतलब उसमें जो चीजें डिसाइड हो जाती है उसी चीजों का खुलासा फुल मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू मीटिंग में कंडक्ट किया जाता है, जो कि साल में 1 दफा होता है। क्लियर? यस सर। क्लियर सर। अच्छा, प्रैक्टिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने किसी ने ये चीज की है रिव्यू? जी सर, बहुत अच्छे से करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। अच्छा, हमारा यहाँ पे एक मीटिंग कंडक्ट किया जाता है मंथली बेसिस पे। एक तो डेली बेसिस पे हम मॉर्निंग मीटिंग कंडक्ट करते हैं, लेकिन एक मंथली बेसिस पे परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग उसको कहा जाता है। उसमें चारों वर्क्स वो मतलब अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। इसमें मेन जो है 2 चीजें डिस्कस की जाती है। हम अपने लीडिंग KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो प्रेजेंट करते हैं, और अपने लेगिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स प्रेजेंट करते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग में। उसमें हम बताते हैं लीडिंग में कि हमने कितनी ट्रेनिंग्स टारगेट में रखी हुई थी, कितने हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसी तरह कितनी मीटिंग्स हेल्थ एंड सेफ्टी के वाले से टारगेट में थे और कितने कंडक्ट किए गए, कितने हैजर्ड्स हुए, कितने विजिबल फील्ड लीडरशिप हुए। तो ये सारी अच्छी चीज होती है। ये परफॉर्मेंस रिव्यू में चले हम लेकिन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में हम एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स पर कितने। क्लियर? क्लियर सर। रिव्यू का मकसद क्या होता है? रिव्यू का मकसद ये होता है कि क्या हम टारगेट अचीव कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो क्या इम्प्रूवमेंट ले आ सकते हैं ताकि हम टारगेट को अचीव कर रहे हैं। जिस तरह टारगेट था कि एक्सीडेंट्स को 5% रिड्यूस करना है, तो अगले साल उससे भी अच्छा गोल अपने लिए रखेंगे, या अभी उससे भी मजीद 5% और रिड्यूस करते हैं। कौन से ऐसे इश्यूज है जिनको रिव्यू किया जा सकता है या जिन पर नजरसानी की जा सकती है? तो लीगल कंप्लायंस, क्योंकि कानून में चेंजेस आते रहते हैं, तो उस पर रिव्यू किया जा सकता है, या एक्सीडेंट के रिकॉर्ड्स को रिव्यू किया जा सकता है। इसी तरह इंस्पेक्शंस, सर्वेज, टूर्स, सैम्पलिंग, वर्कर्स के एब्सेंस और सिकनेस डेटा, और इस तरह ऑडिट रिपोर्ट्स हो गए,
ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, एनफोर्समेंट एक्शन अगर कंपनी के खिलाफ कोई लिए गए हैं, ठीक है। प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू में जो बातें डिस्कस की थी वो रिव्यू में डिस्कस हो सकती है, और लीगल और बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर कोई आए उसके हवाले से डिस्कशन की जा सकती है रिव्यू मीटिंग। क्लियर? यस सर। रिव्यू के जो आउटपुट्स होते हैं वो रिजल्ट कंपनी के मालिकान या शेयर होल्डर्स के साथ भी शेयर किए जा सकते हैं। जिस तरह रिव्यू करना था, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट कंप्लायंस विद MHSWR, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस रेगुलेशन, ये यूके का एक कानून है। तो इसके साथ आप अपनी कंप्लायंस चेक कर सकते हो कि कितना कुछ हम इसको फॉलो कर रहे हैं। इन सब का मकसद, रिव्यू का मकसद ये होता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, के वक्त के साथ साथ हम मजीद इम्प्रूवमेंट लेके आ सके, और इसमें मैनेजमेंट का हर बंदा अपने लेवल के मुताबिक अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकता है। क्लियर? क्लियर। ठीक है, ये आप लोगों का IG1 का कोर्स था टोटल, ठीक है। इसके बाद हम IG2 स्टार्ट करेंगे। IG2 में क्या क्या पढ़ेंगे सर? IG2 में रिपोर्ट के बारे में, IG2 रिपोर्ट के बारे में सारी डिस्कशन हो। जो रिपोर्ट होगा वो आप देंगे। टॉपिक्स पहले से आप हमें सेंड करें ताकि हम मतलब एडवांस वो क्या कहते हैं स्टडीज करें ना। अच्छा, इसके साथ उसके से रिलेटेड मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रीवियस जो फॉर्मेट था और जो अगर फील्ड मेरे पास है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? यस सर।